नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। सच्ची घटनाओं को, फैक्ट को तोड़ते मरोड़ते हैं और उसे दूसरे विकृत ढंग से पेश करते हैं, चाहे वो ऐतिहासिक तथ्य हों और चाहे आज के सच हों, उत्तर प्रदेश के बारे में सच हों। वो लगातार झूठ बोलते हैं और ये झूठ उनकी यूएसपी बन गई है। इस झूठ से उनकी राजनीति चलती है और चमकती है। वो समाज के बारे में, देश के बारे में, हर चीज़ के बारे में बड़े ही आत्मविश्वास के साथ डंके की चोट पर झूठ बोलते हैं। और उनका झूठ, एक बड़ा वर्ग है हिंदुस्तान का जो उसे सत्य मानकर स्वीकार करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि झूठ पकड़ा जाता है और इस तरह से पकड़ा जाता है कि फिर उस पर कोई सवालिया निशान ही ना लग पाए। मसलन ये जो ताज़ा घटना है, इसमें योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कुंभ में एक नाविक की सफलता को महिमा मंडित करके गौरवान्वित होते हुए पेश किया, वो अपने आप में विधायिका के इतिहास में भी एक बहुत ही शर्मनाक अध्याय बनकर रह जाएगा। आपको याद होगा कि उन्होंने बाकायदा विधानसभा के अंदर ये दावा किया कि एक नाविक ने कुंभ के दौरान 45 दिनों के अंदर 30 करोड़ रुपए की कमाई की। जाहिर है कि नाव चलाने वाले अगर 30 करोड़ की कमाई करेंगे तो जाहिर है कि हम सबको आश्चर्य होगा और एक ये बड़ा कीर्तिमान जैसा लगेगा भी कि कुंभ में इतने करोड़ लोग आए और नाविकों को इतना रोज़गार मिला कि 45 दिनों में उन्होंने इतना कमा लिया जितना वो 25, 30, 40, 50 साल में भी नहीं कमा पाते। तो उस लिहाज से बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य था। योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। तो योगी आदित्यनाथ ने बताया कि नाविक परिवार के पास कुल 130 नावें थीं। 45 दिन में एक नाव की कमाई 23 लाख थी और एक नाव की प्रतिदिन इनकम 50 से 52,000 रुपये थी। अब आप सोचिए कि एक नाव चलाने वाला प्रतिदिन एक नाव से 50 से 52,000 रुपये कमाएगा। 45 दिन में लगातार ये उसका चलता रहेगा और 23 लाख की कमाई एक नाव से होगी और इस तरह से 130 नावें थी तो 30 करोड़ की कमाई हो गई। 30 करोड़ की कमाई आश्चर्य पैदा कर रही थी। उसी समय सब लोग शक कर रहे थे कि आखिरकार ये कैसे नाव से कमाई हो सकती है। ऐसा कौन नाविक हो सकता है जिसके पास 130 नावें हों। ये भी एक हैरतनाक आंकड़ा था। फिर इस पर इसलिए भी सवाल लगाए गए कि अगर एक नाव से प्रतिदिन 50-52,000 रुपये कमाए जा रहे थे, यानी 23 लाख एक नाव ने अगर 45 दिन के अंदर कमाए हैं, तो निश्चित रूप से उसने श्रद्धालुओं को लूटा होगा। अंधाधुंध पैसे वसूले होंगे श्रद्धालुओं से जो वहाँ पर स्नान करने या डुबकी लगाने आ रहे थे, अपने पाप धोने आ रहे थे। उनसे उन्होंने ये एक तरह की डकैती और लुटैती कहा जा सकता है, लूट थी ये, अगर ऐसा हुआ होता तो। लेकिन यही एक सवाल निशान लग गया। अब
जबकि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर ये सब बयानबाजी कर दी। उसके बाद चूंकि शक तो लोगों को था ही कि आखिरकार वो नाविक कौन है, जरा उसको ढूंढा जाए, पता किया जाए, और वो नाविक ढूंढ लिया गया। और जो नाविक ढूंढकर सामने निकाला गया वो तो अद्भुत था। यानी आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने उस नाविक के बारे में, उसके इतिहास के बारे में एक भी टिप्पणी, एक भी सच विधानसभा के अंदर नहीं बोला, नहीं बताया कि आखिरकार वो नाविक कौन था जो 130 नावें चला रहा था और 30 करोड़ रुपए कमा रहा था। उससे देश का परिचय होना चाहिए, उसे सम्मानित किया जाना चाहिए। लखनऊ बुलाकर योगी आदित्यनाथ उन्हें सम्मान करते या प्रधानमंत्री मोदी से उनका सम्मान करवाते, ये तो इतनी बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने नाम भी नहीं बताया। लेकिन नाम कब तक छिपता? नाम आखिरकार सामने आ ही गया और नाम से साफ हो गया कि वो कौन था। ये नाविक जो था वो पिंटू मेहरा नाम का नाविक है, एक नाविक नहीं है। आप पिंटू मेहरा से शुरू करते हैं कहानी। पिंटू मेहरा गैंगस्टर है। प्रयागराज में वो गैंगस्टर के नाम पर जाना जाता है। नैनी थाना जो है प्रयागराज में या इलाहाबाद में, उसका वो हिस्ट्री शीटर है। उसके ऊपर हत्याओं के मुकदमे हैं, वो जेल जा चुका है। और अकेला पिंटू नहीं, उसका बाप भी हिस्ट्री शीटर था। उसके दो भाई भी अपराधी हैं, वो भी जेल जा चुके हैं। और उनके लंबा इतिहास है। जो 2009 में अप्रैल में एक जघन्य दोहरा हत्याकांड हुआ था, उसके जो आरोपी हैं वो, और उसके दो भाई और पिता भी थाने के हिस्ट्री शीटर रहे हैं। ये अरेल का निवासी है। उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और कई साल पहले 2 लोगों को मारकर यमुना नदी के बीच नाव में हत्या कर दी गई थी। पिंटू ने से बड़ा जो अरविंद मेहरा भी है, वो भी नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। कहने का मतलब ये है कि जिस नाविक की बात योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर कही, गर्व के साथ कही, पूरे ये उपलब्धि की तरह इसको बखाना, कुंभ की एक बड़ी उपलब्धि की तरह इसको बखाना, वो हिस्ट्री शीटर है। और उसके भाई और उसके पिता भी हिस्ट्री शीटर हैं। और दोहरे हत्याकांड में उनकी 6 महीने पहले ही जमानत हुई थी। अब सोचिए आप, कुंभ से कुछ महीने पहले उनकी जमानत हुई थी और इनके खिलाफ अभी कुंभ के दौरान 21 दिन पहले नाव चलाने वाले जो नाविक हैं उनसे पैसा वसूली की भी एफआईआर दर्ज हुई है। उन पर रंगदारी करने और उनसे पैसा ऐंठने का भी मामला दर्ज हुआ है। तो ये हैं योगी आदित्यनाथ के हीरो, जिनको वो हीरो की तरह पेश कर रहे हैं। वो अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है और तमाम तरह की लूट, हत्या, इन सब कामों में शामिल रहे हैं। और कुंभ के दौरान भी वो इस तरह की वसूली कर रहे थे। क्या योगी आदित्यनाथ के सलाहकारों ने, जिन्होंने ये सब सूचनाएं उनको दी कि 30 करोड़ एक नाविक ने कमाए हैं, ये सूचनाएं क्या उनको नहीं दी गई थी? अगर ये नहीं दी गई थी तो ये योगी आदित्यनाथ की एक बहुत बड़ी विफलता है कि उनके मातहत काम करने वाले उन्हें झूठी सूचनाएं देते हैं, अधूरी सूचनाएं देते हैं और उनके बल पर वो बड़े बड़े दावे करने लगते हैं। और अगर उनके मातहत कर्मचारियों, अधिकारियों को इसकी जानकारी ही नहीं थी, तब तो और भी बड़ी नाकामी है योगी आदित्यनाथ की। उनके मुख्यमंत्री के रूप में वो जो भूमिका अदा कर रहे हैं
उसकी एक बहुत बड़ी असफलता है कि उनका शासन प्रशासन ऐसे चल रहा है जिसमें किसी को कुछ सच्चाई पता नहीं होती। मुख्यमंत्री को झूठ परोसा जाता है, मुख्यमंत्री को बेवकूफ़ बनाया जाता है, और वो बनते भी हैं, बन गए। इस मामले में सारी पोल पट्टी खुल गई। अब सबके सामने है कि योगी आदित्यनाथ ने एक हिस्ट्री शीटर को एक बड़ा हीरो के रूप में पेश किया, और वो भी किसी सभा सेमिनारों में नहीं या पब्लिक मीटिंग में नहीं, चुनावी सभा में नहीं, विधानसभा के अंदर, जिसका रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्डिंग तो है ही, जो हमने दिखाई भी आपको, हर जगह उपलब्ध है। तो ये हमारे योगी आदित्यनाथ। इसीलिए देखिए, पहले दिन से ये संदेह प्रकट किया जा रहा है कि जो कुंभ में स्नान करने वाले लोगों की संख्या ये सरकार बता रही है, झूठ बता रही है, सरासर झूठ बता रही है। और ये जो दावा किया गया है कि 45 दिन के अंदर 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, ये महाझूठ है। देश की 80% आबादी हिंदू है। इसका मतलब है कि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोग हिंदू हैं। अब उनकी आधी आबादी 60 करोड़, उन्होंने कुंभ में स्नान किया है। अब ज़रा आप अपने ही आसपास के लोगों से पूछिए, पता कीजिए कि आसपास के 10, 15, 20 घरों में क्या उनके आधे लोग स्नान के लिए गए हैं? मैंने तो पता किया, हमारे आसपास के मुश्किल से 10% लोग स्नान के लिए गए, 90% नहीं गए। तो ये बताने के लिए कि योगी आदित्यनाथ ने 60 करोड़ लोगों को मैनेज किया है, इतने बड़े कुंभ के आयोजन को मैनेज किया है, ये झूठ गढ़ा गया। और इस तरह के बहुत सारे झूठ गढ़े गए हैं। आप जानते ही हैं कि कुंभ में भगदड़ मची, 50 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन हमें बताया गया कि 30 लोग मारे गए। बहुत सारे स्रोतों से खबरें आ चुकी हैं कि छिपाई गई हैं मौतों को, और एक नहीं 3 भगदड़ हुई। एक भगदड़ में 30 के मारे जाने की खबर तो हमें बताई गई, वो भी दूसरे दिन शाम को। छिपाती रही सरकार, दबाती रही, लाशों को इधर उधर ठिकाने लगाती रही, और अंत में 30 लोगों के मारे जाने की खबर बताई गई। और बाद में और भगदड़ हुई, उनमें भी मारे गए। और जो चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ तो सैकड़ों लोग मारे गए होंगे। तो ये झूठ बोला। पूरा कुंभ के आयोजन में योगी आदित्यनाथ ने झूठ पर झूठ बोला। झूठ बोलना उनकी फितरत है, झूठ लगातार बोलते हैं। आपको याद होगा कि कोरोना के समय उत्तर प्रदेश में क्या हालात थे। ऐसी सैकड़ों तस्वीरें और वीडियो आए जिनमें गंगा के किनारे लाशों को यूं ही दफन कर दिया गया रेत में, वो दिख रही थी, उनकी तस्वीरें मौजूद हैं। कुछ अखबारों ने बाकायदा उनकी पूरी पड़ताल करके बताया कि ये जो मौतों का आंकड़ा उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार दे रही, वो सरासर झूठ है। जो संख्या 30-40 लाख पर है, उसे 2-4 लाख में निपटा रही है सरकार। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी पड़ताल की, उन्होंने भी कहा कि कम से कम 40 लाख लोग मारे गए, लेकिन ये सरकार आंकड़े दबा गई। बीजेपी के चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, ये सच को दबाने में उस्ताद हो गए। लोगों के निगाह से सच को हटा दो, झूठ परोसते जाओ, बार बार झूठ बोलो, लोग झूठ पर यकीन करने लगेंगे कि यही सच है। और ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि देश के एक बड़े हिस्से ने इन तमाम झूठों को स्वीकार कर लिया है। वो झूठ को स्वीकार कर लेते हैं, उसी को सच मान लेते हैं, और उस सच के आधार पर मतदान भी करते हैं और इन नेताओं को पूजते भी हैं। तो एक अंधविश्वासी देश में
श्रद्धा के नाम पर जहां अंधश्रद्धा फैलाई जा रही हो, उसको भुनाया जा रहा हो राजनीति में, वहां झूठ एक बड़ा खतरनाक हथियार बन चुका है। दो समुदायों के बीच में नफरत फैलाने, हिंसा करवाने, इसके लिए भी लोगों को लोकतंत्र से हटाने, जानकारी उन्हें सही ना मिले इसका इंतज़ाम करके उनको गुमराह करने, ये एक बहुत ही सुनियोजित साजिश के तहत पूरे देश में चल रहा है। और मीडिया की एक बड़ी भूमिका इसमें। मीडिया कभी भी, जो मैं गोदी मीडिया की बात करता हूँ, वो फैक्ट चेक नहीं करता है। ये तो आप सोचिए कि कैसे कुछ अखबारों ने ये छाप दी। अभी मैं एक और नेशनल डिजिटल पोर्टल देख रहा था, उसमें तारीफ थी, उसमें ये जानकारी कहीं नहीं थी। जो योगी आदित्यनाथ ने बोला, उसने जस का तस उसको परोस दिया। देश के नंबर 1 मीडिया संस्थान है वो, उसने ऐसा किया है। लेकिन सच्चाई कई बार सामने आ ही जाती है, और वो इस बार भी आ गई, और वो साफ बता रही है कि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर कितना बड़ा झूठ बोला है। सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ इस सच्चाई के सामने आने के बाद विधानसभा में ही इसे स्वीकार करेंगे, इस पर जांच बिठाएंगे कि उनको जिन्होंने ये सूचना दी है वो कौन लोग थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? क्या योगी आदित्यनाथ इस गलत बयानी के लिए विधानसभा में उत्तर प्रदेश की और देश के सामने माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि ये मामला केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, कुंभ का मामला देशव्यापी मामला है। देश भर के लोग वहाँ स्नान करने आए थे, तो देश भर के लोगों को गुमराह किया गया इस तरह के तथ्य परोसकर। और क्या योगी आदित्यनाथ से उम्मीद की जाए कि वो भगदड़ के सही आंकड़े देश के सामने रखेंगे एक प्रायश्चित के तौर पर? क्या वो स्नान के बारे में जो बड़बोली बातें कर रहे हैं, जो उन्होंने बड़े बढ़ा चढ़ाकर संख्या बताई है, क्या वो सही आंकड़े देंगे? शायद सही आंकड़े वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गिनना ही असंभव था इतने लोगों को। ये एक ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चर्ड फैक्ट था कि हर दिन इतने बता दो, एक रफ बता दो, और फिर एक 60 करोड़ की संख्या गिना दो देश को। कौन जा रहा फैक्ट चेक करने? किसने गिने एक एक आदमी को कि कितने आए, कितनों ने स्नान किया, कितने लौट गए, कितने मर गए? किसी के पास वहाँ जब इतने अधिकारी पुलिसकर्मी तैनात ही नहीं थे तो ये संभव ही नहीं था। तो ये झूठ गढ़ा गया ताकि महिमा मंडन हो योगी आदित्यनाथ का, उनकी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का। 2027 में चुनाव होने हैं और कुंभ को उसमें भुनाना है, भक्तों को बरगलाना है, कुंभ को भुनाना है, और चुनाव जीतने का एजेंडा उनके सामने है। तो सारा खेल राजनीति और चुनाव का है, जिसके लिए ये तमाम झूठ गढ़े गए, बोले गए और लोगों को बरगलाया गया, गुमराह किया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक साधु वेश में खुद को योगी कहने वाला मुख्यमंत्री इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहा है, और उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती, तनिक भी शर्म नहीं आती। और यकीन मानिए कि इस मामले में भी वो न खेद प्रकट करेंगे, न माफ़ी मांगेंगे, और हो सकता है कि इस झूठ को वो और उनकी पार्टी के नेता आगे भी बार बार दोहराते रहें, ताकि लोगों को ये जो हकीकत है उसकी तरफ ध्यान लगाने का मौका ही ना मिले, उसी में वो उलझे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद, नमस्कार।